हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो फाइनली कल आप लोगों का बिजनेस स्टडी का एग्जाम होने वाला है। तो जैसे हम आप लोगों को सभी सब्जेक्ट्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देते हैं, वैसे ही हम आप लोगों को इस वीडियो में बिजनेस स्टडी का मोस्ट इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यू हम आप लोगों को दे रहे हैं। और पूरा उम्मीद है कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कल के एग्जाम में यानी कि 22 फरवरी के एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। चलो समय नहीं गवाते हैं और एक एक करके हम लोग सारे एमसीक्यू को करते जाएंगे। और आप भी अपने साइड से सारे एमसीक्यू का आंसर देते जाना और फिर वीडियो के एंड में आप लोग बताना कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही बना। नीचे कमेंट करके बताना कि 100 में से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही आता था। अगर आपको 90 प्लस क्वेश्चन का आंसर सही आता है, इसका मतलब है कि पूरे बिजनेस स्टडी में आपका तैयारी बहुत अच्छे से हुआ है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। बोल रहा है प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। तो हम लोगों का जो एक मैनेजमेंट होता है वो इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में हम लोग उसके लेवल्स को दिखाते हैं। यानी प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। एक पहला होता है हम लोगों का उच्च स्तर, ये पहला नंबर का है उच्च स्तर, ये दूसरे नंबर का है मध्य स्तर और ये तीसरा नंबर का है हम लोगों का निम्न स्तर। यानी कि हम लोगों का जो है वो 3 स्तर का होता है। ठीक है, सबसे पहले उच्च स्तर यानी जिसको हाई लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं, दूसरा होता है मध्य स्तर जिसको हम लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं और तीसरा होता है हम लोगों का निम्न स्तर जिसको हम लोग लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब कभी-कभी क्या होता है ना, एग्जाम में आपको इस तरीके से भी हो सकता है, एग्जाम में आपको पूछ दे कि प्रथम पंक्ति के प्रबंधक, मेरा वर्ड को ध्यान से सुनना, प्रथम पंक्ति के प्रबंधक यानी फर्स्ट लाइन मैनेजर कहां से बिलोंग करता है। तो याद रखना फर्स्ट लाइन मैनेजर नीचे से बिलोंग करता है, याद रखना नीचे से। तो फर्स्ट लाइन बोल रहा है मतलब ये 3 नंबर वाला, यानी कि जो निम्न स्तर प्रबंध है यानी कि जो लोअर लेवल मैनेजर है वो हम लोगों का होता है आपका फर्स्ट लाइन मैनेजर। ठीक है, इसको याद रखना। हो सकता है क्या पता एग्जाम में दे दे, लेकिन यहां सिर्फ पूछा है प्रबंध के स्तर यानी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको पता है देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं मेरे, हम लोगों को पता है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व सबके प्रति होता है, यानी एक प्रबंध जो है वो समाज के लिए भी काम करेगा, कर्मचारियों के लिए भी काम करेगा और सरकार के लिए भी काम करेगा। द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज, तो उस सबके लिए है क्योंकि वो सोसाइटी के लिए भी काम करेगा, एम्प्लॉय के लिए भी काम करेगा और गवर्नमेंट के लिए तो काम करेगा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को बोला जा रहा है यहाँ पे प्रबंध का सार है। तो हम सबको पता है जो समन्वय होता है वो प्रबंध का सार होता है। बोला जा रहा है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इज, वी ऑल नो दैट कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। और कोऑर्डिनेशन वाला हो सकता है आपको 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। समन्वय है यानी कि समन्वय करना क्या है, स्वैच्छिक है, हमारी इच्छा पे निर्भर करता है, आवश्यक है, अनावश्यक है या समय की बर्बादी। तो समन्वय करना हमारे लिए आवश्यक है। कोऑर्डिनेशन इज नेसेसरी, क्यों? क्योंकि अगर सर कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तब तो भाई हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से चल ही नहीं पाएगा। क्यों सर, क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। इसमें काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, काफ़ी सारे एम्प्लॉयी काम करते हैं। तो इन लोगों को अगर एक साथ बाँध के नहीं रखा जाएगा, तो कभी भी ये लोग साथ में मिल कर के काम करेगा ही नहीं। आया समझ में मेरा बात? इसलिए सबको साथ में लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए कोऑर्डिनेशन करना नेसेसरी है। ठीक है? चलो, आगे बोल रहा है प्रबंध के सिद्धांत हैं। बोला गया है प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं? अब देखना ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं ये किसने दिया था? तो प्रबंध के सिद्धांत जो है सर हेनरी फ्योल ने दिया था। किसने दिया था भाई? हेनरी फ्योल ने, अरे यार, हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांतों को बताया था। किसने बताया था? हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांतों को बताया था। उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था, इसलिए हेनरी फ्योल को प्रबंध के सिद्धांतों का पिता या प्रशासनिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। उन्होंने 14 सिद्धांतों को बताया था। हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। ये सब याद रखना, हेनरी फ्योल के ऊपर पूछेगा। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत के बारे में क्या कहा कि क्या ये गतिशील है? सही बात है, ये हमेशा चलता रहेगा। लोचपूर्ण है, समय के हिसाब से उसको बदलाव कर सकते हैं। सार्वभौमिक, क्या हर जगह में मैनेजमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल डायनेमिक होता है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह चलते रहता है, इसका जरूरत डायनेमिक मतलब होता है चलते रहने वाला। तो मैनेजमेंट चलता रहेगा। फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल होता है, आप उसमें अपने हिसाब से उसमें चीजों को चेंजेस कर सकते हो। यूनिवर्सल होता है, उसको आप सब जगह पे अप्लाई कर सकते हो, इसलिए राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस। और प्रिंसिपल मैनेजमेंट का जो फादर है, फादर ऑफ प्रिंसिपल मैनेजमेंट या तो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वो हेनरी फ्योल को कहा जाता है, जिन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। और वो एक माइनिंग इंजीनियर यानी एक खनन अभियंता थे।
ये सब चीज याद रखना। और उन्होंने एक बुक लिखा था, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक बुक लिखा था, जिसमें उन्होंने इन चीजों को बताया था। आगे आते हैं, बोलता है वैज्ञानिक प्रबंध का पिता है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एफ.डब्ल्यू. टेलर। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में कुछ कुछ चीज जान लो। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। पूरा एकदम जो माथा खराब कर, एक तो तबीयत खराब है, ऊपर से ई लैपटॉप का और इस पेन टैब का अपना अलग ही ड्रामा चलता है। माथा खराब। तो देखो एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म कहाँ हुआ था? एफ.डब्ल्यू. टेलर का जन्म अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है यानी वैज्ञानिक प्रबंध है, उसको उन्होंने 1913 को बताया था। ठीक है। और एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या थे? तो एफ.डब्ल्यू. टेलर एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन चीजों को याद रखना। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ही जो है वो सबसे पहले वैज्ञानिक प्रबंध का खोज किया था, इसलिए एफ.डब्ल्यू. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का पिता कहा जाता है। ये सब उनके बारे में याद रखना। ठीक है। आगे, वैज्ञानिक प्रबंध कब प्रारंभ हुआ? लो, हम अभी बताए थे वैज्ञानिक प्रबंध कब स्टार्ट हुआ था? 1913 को। वैज्ञानिक प्रबंध कब स्टार्ट हुआ था? 1913 को। व्हेन साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस? 1913 को। आगे, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। जब हम लोग वैज्ञानिक प्रबंध से सेवाओं का उत्पादन करेंगे, वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, यानी मशीनों को यूज करके उत्पादन करेंगे, तो जाहिर सी बात है उत्पादन घटेगा, सॉरी, उत्पादन बढ़ेगा, काम करने के घंटों में कमी आएगी और कर्मचारियों को ज्यादा मजदूरी मिलेगी। आया समझ में? और कर्मचारियों को इससे लाभ मिलेगा। द प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, साइंटिफिक मैनेजमेंट से प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन मेरा मैक्सिमम होगा। प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा, मेरा कॉस्ट कम होगा, मेरा वर्किंग आवर कम होगा और एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी मिलेगा। ठीक है। और उनके काम करने के घंटों में कमी आएगी। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कितने सिद्धांतों को बताया था? हाउ मेनी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज बीन गिवन बाय हेनरी फ्योल? तो उन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांतों को बताया था। ठीक है, अभी बताए थे। आगे आगे बोल रहा है क्वेश्चन में वैज्ञानिक प्रबंध लाता है। वैज्ञानिक प्रबंध क्या लाता है? सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन या औद्योगिक? तो वैज्ञानिक प्रबंध जो है वो मानसिक परिवर्तन लाता है, यानी आपका जो सोचने का क्षमता है कि आप किस तरीके से मशीन को यूज करोगे, किस तरीके से आपका उत्पादन बढ़ेगा, किस तरीके से आप ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हो, इन चीजों के ऊपर वो फोकस होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ब्रिंग्स, ये मेंटल चेंज लेकर के आता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या लेके आता है? मेंटल चेंज लेके आता है। आप सोचते हो कि भाई प्रोडक्शन को आप कैसे यूज करोगे, कैसे आप प्रोडक्शन करोगे, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करोगे, प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाओगे, ये सब सोचने में मदद करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक सेकंड देना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वातावरण में शामिल है? तो आर्थिक वातावरण में आर्थिक प्रणाली भी आएगा, आर्थिक नीतियां भी आएगा, आर्थिक दशाएं, आर्थिक 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 सब चीज आएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में इनको इकोनॉमिक, देखो फिर इसका नखरा देख रहा है, देख रहा है ना इसका, एकदम एकदम ये तो अलग ही ड्रामा करता है। बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स सिस्टम, अरे यार बहुत परेशान करता है। इकोनॉमिक सिस्टम हो गया हम लोगों का, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, इनमें से सब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। बोला जा रहा है 12 नंबर, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर लगे प्रतिबंधों में ढील देना व्यावसायिक वातावरण के किस अंग का प्रभाव है? यानी कि जो विदेशों से हमारे देश में पैसा आता है, यानी विदेशी वाला हमारे देश में जो पैसा लगाता है, या हम लोग विदेशों में जो पैसा लगाते हैं, उसमें जो भी नियम कानून था उस नियम कानून में हम लोग ढील दे दिए, थोड़ा सा नियम कानून को हल्का कर दिए। तो इसको किस में रखेंगे? तो इसको हम लोग रखेंगे आपका वैधानिक नियम, वैधानिक नियमान वातावरण में। ठीक है। विच कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट रिजल्टेड इन रिलैक्सेशन ऑफ बैन इम्पोज्ड ऑन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? तो इसको हम लोग लार्ज लीगल लेगोरेटरी इन्वायरमेंट हम लोग बोलते हैं। ठीक है, बस इसको याद रखना। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग है। भारत में नई आर्थिक नीति जुलाई 1991 में बना था। ठीक है, याद रखना। इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, इन तीनों ही चीजों को बनाया गया था। ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन को देखो इंग्लिश में क्या बोल रहा है। इंग्लिश में बोल रहा है मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इज, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया में जुलाई 1991 को बना था, जिसमें एलपीजी तीन चीजों को बनाया गया था, यानी लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
आगे देखो वही क्वेश्चन बोल दिया, नवीन आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमी पॉलिसी कब बना था? अभी पढ़े हम लोग जुलाई 1991 में, 1991। ठीक है, चलो आगे 15 नंबर पे आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का एक तत्व नहीं है? यानी कि जब हम लोग प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं, तो उसमें किसको ध्यान में रखना जरूरी नहीं है? नियम, भाई नियम को देख के तो नियोजन करेंगे, कार्यक्रम को देख के भी करेंगे, जो उद्देश्य होगा उसको देख के भी करेंगे। नियुक्तिकरण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, क्योंकि नियुक्तिकरण तो अलग स्टेप है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग में स्टाफिंग मेरा जो है इसका एक एलिमेंट नहीं है मेरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, नियोजन का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होता है? यानी जब हम लोग कभी भी नियोजन बनाते हैं, तो नियोजन बनाते समय किसको ध्यान में रखा जाता है? तो नियोजन बनाते समय हमेशा उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है। आप पढ़े भी होंगे कि नियोजन उद्देश्य उन्मुखी है, नियोजन हमेशा उद्देश्य के लिए होता है। ऑन विच फोकस ऑफ प्लानिंग इज सेंटर्ड? तो प्लानिंग जो होता है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड होता है, नहीं बोलते हैं प्लानिंग इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोसेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड प्रोसेस, जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको देख के हम लोग प्लानिंग तैयार करेंगे। नियोजन एक प्रक्रिया है, किस तरीके का? तो नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि नियोजन हमेशा चलता रहता है। बोल रहा है यहाँ पे प्लानिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि प्लानिंग जो है वो हमेशा चलते रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी कभी करेंगे, ये हमेशा चलता रहेगा। आगे, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का, ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का तो प्रारंभ है, अंत तो नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं। अगर आप नियोजन सही से नहीं करोगे तो वो खत्म भी हो जाएगा, और एक नियोजन के बाद फिर नया नियोजन शुरू होता है। इसलिए नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का प्रारंभ और अंत दोनों है। फॉर ऑल मैनेजरिकल एक्टिविटी प्लानिंग इज, तो प्लानिंग दोनों होता है, बिगिनिंग और एंड दोनों होता है प्लानिंग। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे, एक अच्छी नियोजन होती है, एक अच्छा नियोजन उसको मानते हैं जो लोचदार हो, यानी जिसको हम समय से अपने हिसाब से बदल सके। ए गुड प्लान इज, तो एक गुड प्लान इज ऑलवेज शुड बी फ्लेक्सिबल, जिसको हम टाइम के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हम उसको बदल सके। ठीक है, ये होता है। आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुक में इसका आंसर गलत मिलेगा, नेट में इसका आंसर गलत मिलेगा, इसको देख लो। संगठन प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं? तो बोलना संगठन प्रक्रिया के 4 चरण होते हैं। सिंपल बात, आपको बुक में 8 आंसर मिलेगा, गेसो पेपर में आपको 8 आंसर मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 4, क्योंकि संगठन के यानी कि स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस आर 4। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये बोलता अकॉर्डिंग टू कुंटज एंड ओडोनेल, कुंटज और ओडेनोल के अनुसार संगठन के कितने कदम होते हैं, तब आप 7 बोलना। किसके रिगार्डिंग? ये बोलना आप कुंटज एंड ओ डोनेल के रिगार्डिंग, इसके रिगार्डिंग बोलना होता है आपका 7 गो। ठीक है, चलो 21 नंबर क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है? किसी उपक्रम में संगठन का स्थापना करता है। एक उपक्रम जो होता है उसमें संगठन बनाने का जिम्मा हमेशा उच्च स्तर के प्रबंधक का होता है, जो सबसे टॉप में बैठा होगा वही ऑर्गेनाइजेशन बनाने का काम करेगा। इन एन एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। याद रखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, वो बनाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्योंकि उसका जिम्मा है, उसका कंपनी है, तो वो देखेगा कि क्या क्या कैसे कैसे बनाना है। संगठन की आवश्यकता कहाँ होती है? तो भाई एक संगठन की आवश्यकता सब जगह होगा, चाहे वो हम लोगों का व्यवसायिक संस्था हो या गैर व्यवसायिक संस्था, दोनों ही जगह आवश्यकता उसका होगा। वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन नीडेड, तो हर जगह ऑर्गेनाइजेशन नीडेड होगा, फिर चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सब जगह हम लोगों का बिजनेस का नीड है, ऑर्गेनाइजेशन का नीड हम लोगों का होगा। ठीक है, आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बोल रहा है कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक है? देखो, ये नहीं पूछ रहा है हम लोगों को कि किस हिसाब से आपको बताना है, बस बोल रहा है कि कौन सा संगठन ढांचा आवश्यक है। ठीक है, तो देखो, औपचारिक आवश्यक है, ये नहीं बोल रहा है कि संगठन ढांचा कितने प्रकार का होता है। अगर प्रकार का बोलता तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों बोलते, लेकिन हम लोग बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं और बिजनेस के पर्सपेक्टिव से, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से हम लोगों के लिए कौन सा संगठन ढांचा जरूरी है? औपचारिक संगठन ढांचा आवश्यक है बोल रहा है ना, तो आवश्यक है औपचारिक। विच ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नेसेसरी, तो फॉर्मल स्ट्रक्चर हम लोगों के लिए नेसेसरी है। हाँ, दोनों होता है, ये बात सही है, लेकिन बोल रहा है भाई तुम्हारे लिए क्या जरूरी है? तो मेरे लिए तो जरूरी है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, भरार्पण किया जा सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भरार्पण किसका किया जा सकता है? तो भरार्पण अधिकारों का किया जा सकता है। भरार्पण का मतलब है कि हम अपने कोई काम को किसी दूसरे को करने के लिए दे रहे हैं। सपोज कर लो हम एक क्लास टीचर हैं, एक स्कूल में या एक ट्यूशन, एक क्लास में पढ़ाते हैं। अब मान लो कि हम क्लास टीचर हैं, हम उस क्लास से जा रहे हैं, लेकिन मेरे जाने के बाद बच्चा लोग तो बहुत ज्यादा चिल्लाएगा क्लास में, तो हम अपने पीछे एक मॉनिटर को छोड़ के गए कि भाई देख, तुम इन लोगों को शांत कराने का काम करना। हम अपना काम उसको दे करके गए हैं,
तो ये होता है भररपण। हम सिर्फ उसको अधिकार दे सकते हैं। अगर क्लास में अगर हम नहीं हैं और उसको हम मॉनिटर बनाएं और हम कहीं चले गए और क्लास में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मा उस बच्चे का नहीं होगा, वो मेरा होगा भाई, क्योंकि हम दिए थे उसको काम। ठीक है, आया समझ में? तो यहां बोला डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, निम्न में से नियुक्तिकरण का तत्व कौन सा है? तो नियुक्तिकरण में सबसे पहले भर्ती आता है, फिर चयन आता है, फिर प्रशिक्षण, तीनों आता है। तो राइट आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग? तो स्टाफिंग में पहले रिक्रूटमेंट आता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर हम लोगों का ट्रेनिंग आता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आया समझ में बात मेरा? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोल रहा है नियुक्तिकरण में क्या शामिल नहीं है? अब देखो बोल रहा है क्या शामिल नहीं है, तो देखो चयन शामिल होता है, प्रशिक्षण, पदोन्नति, ये सब नियुक्तिकरण का मतलब कदम है, लेकिन निर्देशन जो है ये इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है, वही बोला था व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन स्टाफिंग? तो स्टाफिंग में क्या इंक्लूड नहीं होता है मेरा? डायरेक्टिंग मेरा इंक्लूड नहीं होता है। बाकी सिलेक्शन, ट्रेनिंग और प्रमोशन मेरा ये सब जो है वो डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है स्टाफिंग क्रिया है, स्टाफिंग जो है वो किस तरीके का कार्य है, स्टाफिंग करने का काम जो है वो कौन करता है? तो देखो स्टाफिंग करने का काम जो है वो सेवा वर्गीय विभाग का होता है। अब आप बोलोगे कि सर सेवा वर्गीय विभाग क्या है? इसी को बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसका काम होता है स्टाफिंग करने का, ये देखता है कि भाई एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों का जरूरत है, उन लोगों को लाएंगे क्या, उन लोगों का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, कितने टेक्निकल लोग चाहिए, कितने इन लोग ये चाहिए, कितने लोग वो चाहिए, तो ये सारा काम ये विभाग देखता है। ठीक है, स्टाफिंग इज एन एक्टिविटी ऑफ, तो स्टाफिंग जो है हम लोगों का किस तरीके का एक्टिविटी है? तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है? पर्सनल डिपार्टमेंट एक्टिविटी होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है हम लोगों को स्टाफिंग क्रिया है। तो एक स्टाफिंग जो होता है वो किस तरीके का काम है? यानी सिंपल बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफिंग मेरा हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्टाफिंग हो रहा है वो कौन करता है? हम इससे पहले के वीडियो में आप लोगों को यही चीज समझा रहे थे कि स्टाफिंग करने का जो काम है वो मध्य स्तर प्रबंध का होता है। स्टाफिंग इज ए फंक्शन ऑफ, कौन स्टाफिंग करने का जिम्मा किसको दिया जाता है कि लो तुम जाकर के लोगों को लेकर के आएगा, तुम जाके लोगों का जो भी ट्रेनिंग देना है, जो भी करना है वो तुम संभालेगा। तो ये काम होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। इसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, स्टाफिंग का कार्य क्या है? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? तो स्टाफिंग का मतलब होता है कार्य पर नियुक्ति करना। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कार्य पर नियुक्ति करना, यानी जो जगह खाली है, रुको रुको रुको, स्टाफिंग का मतलब ए बी होगा अरे भाई तो डी होगा ना, डी में तो बोल रहा है ना सब होगा। स्टाफिंग का काम सब होगा, सब इनमें से सभी फंक्शन या फंक्शंस ऑफ स्टाफिंग इज या आर सब होगा। रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, सब सब स्टाफिंग का काम होता है। स्टाफिंग से काफी ज्यादा क्वेश्चन दे दिया ना। ठीक है, निर्देशन के प्रमुख तत्व है, तो एक निर्देशन द मेन एलिमेंट ऑफ डायरेक्शन आर, तो डायरेक्शन का 4 मेन एलिमेंट होता है। कितना मेन एलिमेंट होता है? 4। अब देखो लिखवा दे रहे कौन कौन होता है। निर्देशन के 4 तत्वों में सबसे पहला होता है हम लोगों का नेतृत्व। सबसे पहला क्या होता है? नेतृत्व। दूसरा नेतृत्व हो गया, अभिप्रेरण। नेतृत्व के बाद अभिप्रेरण होता है, बहुत परेशान करता है ये। नेतृत्व, अभिप्रेरण, इसके बाद होता है हम लोगों का संप्रेषण, संप्रेषण, और इसके बाद एक होता है संप्रेषण हो गया, और एक होता है हम लोगों का सुपरविजन। सुपरविजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सुपरविज़न को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक सुपरविज़न होता है, जी हाँ, नाम भूल गए हम। यानी कि लीडरशिप होता है, मोटिवेशन होता है, कम्युनिकेशन होता है और सुपरविज़न होता है। सुपरविज़न को क्या बोला जाता है हिंदी में? एक सुपरविज़न होता है, ठीक है? थोड़ा हिंदी वाला लोग माफ़ करना बच्चा। एक सुपरविज़न होता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट होता है हम लोगों का निम्नलिखित में से संदेशवाहन माध्यम का एक उदाहरण है। संदेशवाहन का एक माध्यम, यानी जब हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे, देखो कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है ये नहीं बोला। अगर टाइप बोलता, प्रकार बोलता, तो लिखित और मौखिक दोनों होता है। लिखित से भी कर सकते हैं, मौखिक से भी। लेकिन उदाहरण है एक माध्यम, मतलब जब हम लोग कम्युनिकेशन करेंगे तो किसका हेल्प लेके कर सकते हैं? तो टेलीविजन से आजकल भाई टीवी में देखो ना, क्लास 10th और 12th का, क्लास 10th का साइंस और इसका हिंदी का पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल हो गया, इसके बारे में कैसे पता चला? टेलीविजन से। ये माध्यम होता है। टेलीविजन बोले तो मोबाइल से जो आप देख रहे हो अभी यूट्यूब से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया? मीडिया, तो मीडिया का एक एग्जाम्पल है टेलीविजन। अगर बोलता कम्युनिकेशन के टाइप्स, तो रिटन और ओरल दोनों होता।
ठीक है, क्वेश्चन कुछ और पूछा इसलिए आंसर कुछ और दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से संदेश वाहन का प्रकार कौन सा है? तो संदेश वाहन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ फॉर्मल इन इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मतलब जो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, नॉन इनफॉर्मल मतलब जो बिना प्रॉफिट का हो रहा है। ठीक है, निर्देशन करना क्या है? बोल रहा है कि निर्देशन करना क्या है, तो निर्देशन करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि डायरेक्टिंग करना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ठीक है, अरे भाई अगर डायरेक्टिंग नहीं करेंगे तो फिर वो लोग काम कैसे करेगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब पर कंपलसरी फंक्शन है, अनिवार्य कार्य है। नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन, नियंत्रण, ये मेरे लिए अनिवार्य कार्य होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, टेलर किस वर्ष श्रमिक से इंजीनियर बने थे? इन विच ईयर डिड टेलर बिकम इंजीनियरिंग फ्रॉम वर्कर्स? वर्कर्स से वो केमिकल इंजीनियर यानी कि मैकेनिकल इंजीनियर वो कौन से साल बने थे? तो 1884 को बने थे, इसको याद रख लेना। हालांकि ये क्वेश्चन आज तक तो जेक बोर्ड में हम लोग को पूछा नहीं गया है, लेकिन क्या पता अगर पूछ दे तो इसलिए बोल रहे हैं, बस इसको कर लेना। ठीक है, 1884 को वो बने थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत कौन सा अध्ययन नहीं किया जाता है? तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर गति अध्ययन किया जाता है, समय अध्ययन किया जाता है, थकान अध्ययन भी किया जाता है, लाभ अध्ययन हम लोगों का नहीं किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है विच स्टडी इज नॉट डन अंडर द साइंटिफिक मैनेजमेंट? तो मोशन स्टडी, टाइम स्टडी और फैटिग्यू स्टडी होता है। कौन सा स्टडी हम लोगों का नहीं होता है? तो ये हम लोगों का प्रॉफिट स्टडी इसमें नहीं होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संदेशवाहन माध्यम का एक उदाहरण है, संदेशवाहन माध्यम का एक उदाहरण है। देखो यही क्वेश्चन फिर से पूछा, एग्जाम्पल ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, किसके हेल्प से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो आज अगर हमको किसी तक अपना बात पहुंचाना है तो पत्र लिख के भी पहुंचा सकते हैं। बहुत परेशान करता है ये। पत्र लिख के भी पहुंचा सकते हैं, टेलीफोन के द्वारा भी और ईमेल के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। लेटर के से भी कर सकते हैं, टेलीफोन से भी और ईमेल से भी, सबसे हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 पे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार अफवाहें फैलाता है? मतलब कौन सा, किस तरीके में सबसे ज्यादा अफवाह फैलता है? तो याद रखना, सबसे ज्यादा अफवाह फैलता है मेरा अनौपचारिक संदेश वाहन में, और अनौपचारिक संदेश वाहन के अंदर में ही आता है ग्रेफेवाइन। यही सबसे ज्यादा संदेश वाहन जो है वो अफवाह फैलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन इज स्प्रेड रूमर्स? सबसे ज्यादा रूमर्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन फैलाता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रेफेवाइन कम्युनिकेशन उसी के अंदर में आता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर पे बोल रहा है, नियंत्रण की प्रकृति किस प्रकार की है? तो अगर हम लोग कभी भी किसी भी चीज को अगर नियंत्रण करेंगे तो भाई उसका दोनों पहलू है। भाई किसी को भी अगर हम लोग नियंत्रित करेंगे, ठीक है, तो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी, या तो उसका रिजल्ट सही मिलेगा या रिजल्ट सही नहीं मिलेगा। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाट टाइप ऑफ नेचर ऑफ कंट्रोल हैज? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। जरूरी थोड़ी है भाई कि हमेशा पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिले। आप देखना तो कभी किसी चीज को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके देखना, कुछ दिन ठीक रहेगा, बाद में लड़ाई होने लगेगा। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, नियंत्रण प्रबंध का सबसे अंतिम कार्य होता है कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लास्ट, क्योंकि कंट्रोलिंग सबसे लास्ट में किया जाता है। बोला गया है नियुक्तिकरण आवश्यक है किस तरीके के उपक्रमों के लिए? तो भाई सभी तरीके का, चाहे वो उपक्रम लघु है, चाहे वो मध्यम वर्ग का है या बड़े आकार का है। कंट्रोलिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इंटरप्राइजेज, फिर चाहे वो स्मॉल इंटरप्राइजेज है या मीडियम साइज का इंटरप्राइजेज है या लार्ज साइज का इंटरप्राइजेज है, भाई सबको सबको करना ही होगा। ठीक है, आगे बोल रहा है क्वेश्चन में, नियंत्रण प्रबंध का पहलू है? तो नियंत्रण प्रबंध का व्यवहारिक पहलू है। क्यों? क्योंकि जब किसी चीज का नियंत्रण किया जाता है तो वो चीज दिखता है कि उस चीज को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ थ्योरेटिकल होगा। कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज ए प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है, किसी चीज को जब कंट्रोल करोगे तो उसका रिजल्ट दिखता है। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं। अब भाई अगर किसी भी चीज को हम लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करेंगे तो वो तो पसंद नहीं करेगा, हमको विरोध करेगा, तो नियंत्रण का कर्मचारी विरोध करते हैं। बाय एम्प्लॉय कंट्रोल इज अपोज्ड, वो लोग उसका विरोध करते हैं कि जब देखो तब खाली हम ही को टकते रहता है, हम ही को बोलते रहता है, इस तरीके से उसका विरोध करता है। ठीक है, चलो 43 में आते हैं। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, एक संगठन का जो नियंत्रण होता है वो किस तरीके का कार्य है? तो नियंत्रण आगे के साथ साथ पीछे भी देखता है।
नियंत्रण जो है वो पीछे के साथ-साथ आगे या आगे को देख के पीछे की चीज़ों को नियंत्रण करके चला जाता है, ठीक है? इसलिए ये दोनों होता है। कंट्रोलिंग फंक्शंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ बोथ फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लुकिंग। आगे के साथ-साथ ये पीछे भी देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वित्त व्यवस्था निर्माण से क्या प्रभावित होता है? यानी कि अगर हम लोगों के पास पैसा है, जो बिज़नेस चला रहे हैं हम लोग, उसमें जो वित्त है, जो पैसा है, वो किस चीज़ को इफ़ेक्ट करेगा? तो सर वो दोनों को इफ़ेक्ट करेगा। अंशों का बाजार मूल्य, अंश कितना खरीदेंगे, कैसे खरीदेंगे, ये भी उससे तय होगा और साथ ही साथ पूँजी कितना रहेगा, ये भी तय होगा। दोनों होता है। इंग्लिश में बोल रहा है व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द फाइनेंसिंग डिसीजन, तो दोनों होगा। मार्केटिंग प्राइस ऑफ शेयर भी होगा और साथ ही साथ कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित में से वित्तीय निर्णय कौन-सा है? मतलब जब हम लोग वित्तीय निर्णय लेते हैं, तो उसमें कौन-कौन सा निर्णय लेंगे? तो सर विनियोग निर्णय, वित्तीय व्यवस्था निर्णय, लाभांश निर्णय सब लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन फाइनेंशियल डिसीजन, तो इसमें सारा डिसीजन शामिल होगा मेरा। जैसे इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे पैसा को, पैसा आएगा कहाँ से, डिविडेंड कितना बाँटेंगे, सारा डिसीजन जो है उसी समय लेना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी पूंजी में क्या शामिल नहीं किया जाता है? यानी अगर एक स्वामी का पूंजी है तो उसमें किसको शामिल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है? चलो देखते हैं। स्वामी पूंजी का मतलब होता है ओनर इक्विटी। स्वामी पूंजी मतलब ओनर इक्विटी, यानी मालिक जो पैसा लगाया है वो मालिक का अपना पैसा है। तो समता अंश पूंजी को शामिल करेंगे, पूर्वाधिकार को भी शामिल करेंगे, प्रतिधारित आय को भी शामिल करेंगे, लेकिन दीर्घकालीन ऋण को जो है इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये लोन है। लोन है भाई, ये स्वामी पूंजी में नहीं शामिल होता ये। विच इज नॉट इंक्लूडेड इन ओनर्स कैपिटल, तो ओनर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिटर्न अर्निंग भी आएगा। क्या नहीं आएगा गुरुजी? हम लोगों का नहीं आएगा, यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म डेप्स नहीं आएगा। ठीक है, आया समझ में? कोई डाउट नहीं? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है दीर्घकालीन कोष में क्या शामिल नहीं है? मतलब दीर्घकाल के लिए। समता अंश दीर्घकाल वाला होता ही है, हमको पता है, ठीक है? अंश दीर्घकाल वाला होता है ना, पता है हमको। इसके बाद पूर्वाधिकार अंश भी दीर्घकाल वाला होता है, ऋण पत्र भी होता है, लेकिन ये जो लाभांश होता है ये दीर्घकाल वाला हम लोगों का नहीं होता है। ठीक है, बोल रहा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फंड, तो इक्विटी शेयर्स होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, लॉन्ग टर्म लोन होता है। हम लोगों का डिविडेंड जो है ये लॉन्ग टर्म वाला नहीं होता है, क्योंकि डिविडेंड तो हमको देना पड़ता है ना, ये लॉन्ग टर्म में नहीं होता है। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के लिए लाभांश का भुगतान करना है, तो एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में लाभांश का भुगतान करना अनिवार्य होता है, उसको करना होगा। कहीं कहीं इसका आंसर आपको ऐच्छिक मिलेगा, लेकिन कंपनी वाला शायद ये चैप्टर नहीं है ना पढ़ना जेक बोर्ड में, तो आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो देख लेना। फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज कंपलसरी, कुछ जगह में इसका आपको आंसर वॉलेंट्री करके भी दिखाएगा। ठीक है, कंपनी वाला है कि नहीं है भाई? चलो पढ़े लेते हैं, छोड़ दो, जेक बोर्ड का कोनो भरोसा नहीं है। कंपनी के मूल्य का किसका प्रभाव पड़ता है? एक जो कंपनी का मूल्य, अभी तो पढ़े थे ऊपर ना, दोनों में इसका तो राइट आंसर बोथ होगा। अभी अभी तो सेम यही क्वेश्चन ऊपर में पढ़े थे। चलो आगे बोल रहा है चालू संपत्तियां वे परिसंपत्तियां होती है जिनको नकदी में 1 वर्ष के अंदर-अंदर परिवर्तित किया जाता है। यानी ऐसी संपत्तियां जिनको 1 वर्ष के अंदर-अंदर नगद में, पैसा में बदल सकते हैं, वही चालू संपत्ति कहलाती है। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विदिन 1 ईयर। 1 साल के अंदर जिस एसेट को कैश में बदल सकते हैं, उस एसेट को हम लोग बेसिकली करंट एसेट बोलते हैं। ठीक है, ये तो कॉमर्स के हर बच्चे को पता होगा। वित्त का सबसे सस्ता स्रोत है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त का सबसे सस्ता स्रोत होता है प्रतिधारित आय। द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, याद रखना, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटर्न अर्निंग। हमको जहां तक लग रहा है शायद ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ देगा कल। ठीक है, पूछ देगा। बोल रहा है 52 नंबर पे कार्यशील पूंजी में क्यों, कार्यशील पूंजी की क्यों आवश्यकता होती है? तो भाई कार्यशील पूंजी की जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि उसमें बिजनेस में जो रोज रोज का जो खर्चा है, जैसे कि कोई भी सैलरी देना है, खर्चा करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, तो रोज-रोज का खर्चा के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो दैनिक व्ययों के भुगतान के लिए होता है। और अगर हम लोगों को अस्थायी पूंजी बोलता तो अस्थायी पूंजी फिक्स्ड कैपिटल यानी अस्थायी संपत्तियों को खरीदने के लिए रखना पड़ता है। व्हाई इज वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू मेक ए पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस, रोज-रोज का जो खर्चा होता है उसके लिए होता है। 53 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन चालू संपत्ति में शामिल नहीं है? तो दीर्घकालीन विनियोग ये चालू संपत्ति में शामिल नहीं है, बाकी रोकड़, स्टॉक और देनदार ये चालू संपत्ति होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शामिल नहीं होता है, बाकी कैश,
करंट एसेट है, स्टॉक करंट एसेट है, डेटर ये भी हम लोगों का करंट एसेट होता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है? एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा इसको साइड करते हैं और चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में। 54 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है किन विनियोग निर्णयों को परिवर्तन करने में कठिनाइयां होती है। किस तरीके का डिसीजन होता है जो एक बार अगर ले लिए उसके बाद उसको चेंज करने में जो है हम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। तो अस्थाई पूंजी निर्माण में, यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई डिसीजन लिए थे उसके लिए पैसा रखे, अब उसको बदलने में दिक्कत होगा। विच इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर डिफिकल्ट टू चेंज, तो फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन इसको लेने में दिक्कत होता है। किस प्रकार के संगठन में अचल संपत्तियों का निवेश होता है। अचल संपत्तियां मतलब होता है फिक्स एसेट, अचल संपत्ति मतलब फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का जरूरत कहाँ होगा, तो भाई विनिर्माण में, यानी कि कारखानों में, उद्योग जहां होता है वहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट इज फिक्स एसेट इज इनिशियल, तो फिक्स एसेट का जरूरत जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पड़ेगा, क्योंकि मशीन हो गया, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ये सब वहीं तो चाहिए आपको। आगे बोल रहा है वित्तीय व्यवस्था का प्रमुख अंग कौन सा है। एक कंपनी को वित्त यानी कि पैसा कहां से मिल सकता है, इनमें से सभी से। विच ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, तो एक कंपनी को हर जगह से फाइनेंस यहां से मिल सकता है। ठीक है, ये चैप्टर ना 50 ये सब जो है ना फाइनेंशियल मार्केट का चैप्टर है। तो ये चैप्टर हमको नहीं लगता है, क्योंकि डिलीट हुआ है ना, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं था, पढ़ने का कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इन सबको स्किप कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेना, ये सब एग्जाम में पूछेगा नहीं। ठीक है, ये सब पूछेगा नहीं, सेंसेक्स भी नहीं पूछेगा, ये सब मुद्रा बाजार भी नहीं पूछेगा, पूंजी बाजार भी नहीं पूछेगा, सेबी की स्थापना कब हुई थी 1988, ये भी नहीं पूछेगा हम लोगों को। इसके बाद अस्कन बिपनी, ये भी नहीं पूछेगा, सेबी का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी नहीं पूछेगा। अस्कन बिपनी सेबी सेवाएं देना अनिवार्य है, ये भी नहीं पूछेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विपणन, हाँ यहाँ ये सब पूछेगा। ये चैप्टर सेबी वाला वित्तीय बाजार फाइनेंशियल मार्केट वो डिलीटेड चैप्टर है, तो झूठ मूठ का उसको पढ़ने में अपना टाइम और एनर्जी लॉस मत करना, सिंपल बात है। निम्नलिखित में से कौन विपणन का कार्य कौन सा है, तो विपणन में संवर्धन करना, भौतिक वितरण करना और परिवहन, ये सब शामिल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग में प्रमोशन हो गया, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन सब शामिल होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो गुरुजी आगे बढ़ते हैं 67 नंबर। बोल रहा है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ उत्पादन का एक उदाहरण, मतलब इन चारों में से कौन सा एसेट जो है वो काफी लंबे समय तक चलेगा। तो देखो ना, फर्नीचर, भाई नमक लंबे समय तक चलेगा नहीं, मोमबत्ती चलेगा नहीं, माचिस का डिब्बा नहीं, ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है ना, यानी आपको एकदम लॉलीपॉप पकड़ा दिया वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ ड्यूरेबल प्रोडक्ट, तो फर्नीचर जो होता है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट मेरा होता है। ठीक है, आगे बोल रहा है 68 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण का तत्व कौन सा है, तो विपणन मिश्रण में सब आएगा, उत्पादन, मूल्य और संवर्धन सब शामिल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्रमोशन, ये सब शामिल होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे ये देखो, ये बोल रहा है ना कि ये डनलप किस प्रकार, डनलप निम्न में से किसका उदाहरण, तो डनलप ना, अगर आप लोगों को टायर के बारे में पता है, जैसे एमआरएफ है ना, टायर होता है ना गाड़ी का टायर, टायर तो उसी तरीके का एक ये ब्रांड है, टायर बनाने वाला ब्रांड है ये। ठीक है, ये एक ब्रांड होता है, ये नहीं पूछेगा इसलिए इसको छोड़ो मत करना। हाँ, विज्ञापन माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विज्ञापन को क्या माना जाता है, तो विज्ञापन को माना जाता है विनियोजन, विनियोग। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, क्यों, क्योंकि आज हम लोग विज्ञापन करने में जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं, कोई भी कंपनी अगर विज्ञापन करता है तो उसको देख करके लोग खरीदने आता है कि नहीं सामान, बिल्कुल आता है भाई। जितना ज्यादा आजकल तो विज्ञापन का जमाना है, अंदर से प्रोडक्ट खोखला है, लेकिन अगर विज्ञापन बहुत ज्यादा है तब लोग ज्यादा खरीदेगा। एक कहावत बोला जाता है, वेन बोला जाता है कि व्हेन प्रोडक्ट इज वीक देन मार्केटिंग, व्हेन प्रोडक्ट इज वीक देन एडवर्टाइजमेंट इन द पीक, यानी कि जब प्रोडक्ट अंदर से कमजोर हो तब उसका विज्ञापन सबसे ज्यादा होता है। व्हेन प्रोडक्ट इज वीक देन एडवर्टाइजमेंट इन द पीक। ठीक है, ये नॉर्मल है और आजकल इसको देख करके लोग काफी ज्यादा आता है। ठीक है, हर जगह विज्ञापन होता है भाई। बोल रहा है निम्नलिखित में से शिकायत का आधार कौन सा है, किस तरीके के वस्तुओं के लिए शिकायत किया जा सकता है, तो सभी में, दोष वस्तु हो, वस्तु में सेवाओं में कमी हो, अधिक मूल्य वसूल लिया गया हो, सब। ठीक है, ये बेसिकली उपभोक्ता
संरक्षण का है, ये कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेसिस ऑफ कंप्लेंट्स, तो कंप्लेंट में ये सब आएगा, डिफेक्टिव गुड्स हो गया, डिफिशियंसी इन सर्विस हो गया, या तो फिर चार्जिंग प्राइस मोर प्राइस, वो सब हो गया। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है? अगर कोई उपभोक्ता जिसके साथ अगर कोई शोषण हो गया, उसको ठग दिया, तो कौन है जो अपना शिकायत दर्ज नहीं कर पाएगा? तो उपभोक्ता संघ जिसे मान्यता नहीं दी गई हो। उपभोक्ता संघ जिसको मान्यता नहीं देता है, वो अपने शिकायतों को दर्ज नहीं कर सकता है। हु इज द फॉलोइंग कैनॉट फाइल ए कंप्लेंट, तो ये होगा कंज्यूमर्स एसोसिएशन हैज नोट दैट नोट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड। 73 पे बोल रहा है, ये उद्यमिता वाला क्वेश्चन जो है ना, ये जेक बोर्ड में आज तक लेसन 12 जो है उद्यमिता वाला, वहां से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को इसका आंसर चाहिए तो हम इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेके अगर एक बार पढ़ना है तो पढ़ लेना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पढ़ना होगा पढ़ लेना। उद्यमिता वाला ये भी आपको अगर इसको भी अगर आपको पढ़ना होगा 74 वाला, तो आप पढ़ लेना, डी होगा। 74 का आंसर डी होगा। ठीक है, 75 स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी थी उस समय? तो 23 था। ठीक है, 75। आगे आते हैं 76। हाँ, ये हम लोग को पढ़ना है। 76 पे बोल रहा है जिला आयोग विवादों का निपटारा कर सकती है। देखो हम पहले भी बताए हैं, एक बार फिर बता दे रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ध्यान से सुनना, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बन गया 1986 में, लेकिन ये अपना काम करना स्टार्ट किया 1988 से। ये दो डेट याद रखना। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, व्हेन वाज इंडियन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड, तो बोलना 1986। और अगर बोला कि लीगली ये कब से इफेक्ट हुआ, कब से काम करना स्टार्ट किया, 1988 से। ये दोनों डेट आपको याद रखना होगा। ठीक, और उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ये भी एक डेट आप याद रखोगे। क्लियर? ठीक। अब भारत में ये नियम है और इसको ना अमेंडमेंट किया गया, फिर 2019 में इसमें कुछ-कुछ बदलाव भी किए गए हैं। थोड़ा 2019 वाला देख लेना। अब सुनो, भारत में अगर कोई भी कंज्यूमर के साथ, कोई भी उपभोक्ता के साथ अगर कोई भी शोषण होता है, तो वो अपने शिकायतों को दर्ज कर सकता है। इसके लिए कोर्ट में, न्यायालय में, कोर्ट में इसके लिए प्रावधान है। अब अगर कोई उपभोक्ता के साथ कोई कंज्यूमर को ठगा गया, उसको गलत सामान बेचा गया, ज़्यादा पैसा वसूला गया, मिलावट का सामान बेचा गया, उसको ठगा गया है, तो वो अपनी शिकायतों को कहाँ दर्ज करेगा? तो उनके शिकायतों को सुनने के लिए, उनके जो भी विवाद है, उनके निपटारे के लिए, डिस्ट्रीब्यूट सेटलमेंट के लिए 3 फोरम बनाया गया है भारत में। बिल्कुल इसको अच्छा तरीके से दिमाग में डाल लो। 3 फोरम बनाया गया, हम इस तरीके से इसको बना रहे हैं। सबसे नीचे जो होता है यहाँ पे, वो होता है जिला आयोग। कौन होता है? जिला आयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन। और डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ तक के विवादों को सुनेगा। यानी अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ तक का है, तो आप जिला आयोग के पास जाना। ठीक? और अगर आपका कंप्लेन 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में है, 1 करोड़ से लेकर के अगर आपका कंप्लेन 10 करोड़ के बीच में है, तो आप कहाँ जाओगे? 1 करोड़ से अधिक होगा 10 करोड़ तक, तो आप जाओगे स्टेट कमीशन यानी कि राज्य आयोग में जाओगे। स्टेट कमीशन राज्य आयोग में जाओगे। और अगर आपका शिकायत 10 करोड़ से भी ज्यादा का है, तो आप डायरेक्ट चले जाओगे नेशनल कमीशन यानी कि राष्ट्रीय आयोग में चले जाओगे, अगर आपका कंप्लेन 10 करोड़ से भी क्या है? अधिक है। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, तो यहां क्या बोला था? जिला आयोग। जिला आयोग का मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन। तो अभी बताएं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 1 करोड़ तक के विवादों को सुनेगा। कितने तक? 1 करोड़। हम अभी जितना पॉइंट बताए हैं, इसमें से कम 1 से 2 एमसीक्यू आपको कल का एग्जाम में दिखेगा। ये मेरा गारंटी है, गारंटी है, लिख के रख लो, कल का एग्जाम में दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है उपभोक्ता विवाद के निपटारे की व्यवस्था तंत्र। अच्छा, एक चीज और इसमें बताने भूल गए, ये इंडिया में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना था, उसके रिगार्डिंग भारत के सभी कंज्यूमर्स को 6 राइट्स और 6 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। मतलब कि 6 अधिकार दिया गया है और 6 कर्तव्य दिया गया है। ये चीज आप लोग याद रखोगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जरूर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम इस चैप्टर से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस चैप्टर से एक 5 नंबर का आपको क्वेश्चन जरूर पूछेगा बोर्ड में। जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, 100% पूछेगा। उपभोक्ता विवाद के निपटारा तंत्र कितना है? 3 गो है। द मैकेनिज्म ऑफ सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन इज 3 सेटलमेंट पॉलिसी है। लेबलिंग करना क्या है? लेबलिंग करना आवश्यक है। लेबलिंग इज नेसेसरी। लेबलिंग करना एकदम जरूरी है। ठीक है, ये करना होगा भाई, नहीं तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा। लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट भी होता है जिसमें लेबलिंग का जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए ये आवश्यक है।
79 में देखो 79 में फिर से उद्यमी वाला आया, ठीक है? इसका राइट आंसर होगा ए। अगर आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, क्योंकि जेईई बोर्ड आज तक इसको नहीं पूछा है। 80 भी उद्यमी वाला ही क्वेश्चन है, पढ़ना होगा पढ़ लेना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, ये भी उद्यमी वाला ही है, अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। भारतीय उद्यमी संस्थान जो है वो अहमदाबाद में है। कहाँ पे है? अहमदाबाद में। और एक उद्यमी जो है ये जन्म भी लेता है और उसको बनाया भी जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता को कितने अधिकार दिया गया है? 6। कंज्यूमर राइट्स अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 7। आपको याद रखना होगा कौन कौन से 6 राइट्स हैं और कौन कौन सा 6 रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 6 अधिकार, 6 कर्तव्य याद रखना है। उपभोक्ता संरक्षण दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन कंज्यूमर्स राइट डे सेलिब्रेटेड। अभी बताए हम लोग 15 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, विपणन में क्या शामिल होता है? यानी कि जो हम लोग विपणन करते हैं उसमें क्रय, विक्रय, भंडारण सब शामिल होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। मार्केटिंग इंक्लूड, मार्केटिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? इसमें परचेज, सेल और वेयर हाउसिंग सब इंक्लूड होता है। ऑप्शन नंबर डी। आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 86 में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद नहीं है? उत्पाद नहीं है तो कच्चा माल हम लोगों का उत्पाद नहीं होता है, क्योंकि वो अभी तक बना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोडक्ट, तो रॉ मटेरियल जो है एक प्रोडक्ट हम लोगों का नहीं होता। आगे बोल रहा है, ये देखो ये भी क्वेश्चन जो है वो कैपिटल मार्केट का है, ये भी डिलीट है, इसलिए हम लोग इसको नहीं करेंगे। ठीक है, नियंत्रण कैसा कार्य है? तो नियंत्रण क्रिया एक महंगी क्रिया है। कंट्रोलिंग इज ए कॉस्टली, क्योंकि कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, खर्चा करना होता है। प्रबंधक होता है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जो प्रबंधक होता है वो क्या होता है? नेता होता है। प्रबंधक क्या होता है? नेता होता है। मैनेजर क्या होता है? तो ये जो एक जो मैनेजर होता है, मैनेजर क्या होता है? तो एक जो मैनेजर होता है वो लीडर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोला गया है कि पर्यवेक्षण, अच्छा यही चीज हम भूल गए थे उस समय ना। पर्यवेक्षण यानी कि सुपरविजन इज एन एलिमेंट ऑफ, सुपरविजन निर्देशन का यानी कि डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। हम बताए थे ना, डायरेक्टिंग में 4 चीज आता है। एक होता है हम लोगों का लीडरशिप, दूसरा होता है हम लोग लीडरशिप, एक होता है हम लोगों का लीडरशिप, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है हम लोगों का सुपरविजन और एक होता है हम लोगों का कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि 4 चीज कौन कौन होता है? निर्देशन के तत्व। तो 4 चीज में होता है एक अभिप्रेरण, दूसरा होता है पहला होता है नेतृत्व, दूसरा होता है अभिप्रेरण, तीसरा होता है पर्यवेक्षण और चौथा होता है संप्रेषण। हम ये 3 नंबर वाला पर्यवेक्षण को ही भूल गए थे। ठीक है, पर्यवेक्षण को ही भूल गए थे। संगठन के जीवन में भर्ती कितना बार होता है? तो भर्ती निरंतर चलती रहती है। रिक्रूटमेंट इन ए लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कंटिन्यूअसली। जैसे जैसे जगह खाली होते जाएगा वैसे वैसे लोगों को भरते रहना पड़ेगा। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित है सब, उसका हस्तांतरण कर दो, ट्रांसफर कर दो, पदोन्नति कर दो या प्रशिक्षण दे दो। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, तो डेवलपमेंट में सब चीज आएगा, ट्रांसफर कर दो, प्रमोशन कर दो, ट्रेनिंग दे दो, डेवलपमेंट उसका हो जाएगा। प्रशिक्षण की विधि कौन सी है? तो सम्मेलन, व्याख्यान, इसके बाद प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण सब होता है। मोड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, तो इसमें सब चीज शामिल होता है। कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी ट्रेनिंग दे सकते हो, लेक्चर्स के द्वारा भी ट्रेनिंग दे सकते हो और अप्रेंटिस ट्रेनिंग भी आप दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। आगे, अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। किस तरीके के अधिकार है जिसको आप दूसरे को नहीं दे सकते हो? तो याद रखना, अधिकार को तो आप दे सकते हो, डेलीगेशन कर सकते हो, लेकिन हमारा ये जो है हम लोगों का ये उत्तरदायित्व और जवाबदेही उसको आप नहीं दे सकते हो। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बोला गया डेलीगेशन कैन नॉट बी डन ऑफ, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं किया जा सकता है। और अकाउंटेबिलिटी को, भाई अपना जिम्मेदारी आप थोड़ी किसी को सौंपेगो। हम टीचर थे, हम उस स्टूडेंट को सिर्फ अपना राइट्स दे सके। भाई कोचिंग में, स्कूल में अगर कुछ भी हो जाए, क्लास में कुछ भी हो जाए तो मेरे ऊपर सारा जिम्मेदारी आएगा, बच्चे के ऊपर थोड़ी होगा। बोल रहा है कि नियोजन होता है, नियोजन नियोजन भविष्य काल के लिए होता है। प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर प्लानिंग हमेशा फ्यूचर देखता है। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, किसने कहा था? तो याद रखना एलेन ने कहा था। कैसे याद रखोगे? भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, पिंजड़ा है पिंजड़ा है। देखो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है और भविष्य से क्या आएगा? फ्यूचर से एलियन आएगा। नहीं सुनते हैं लोग बोलते हैं भाई एलियन आएगा, एलियन आएगा, एलियन। तो एलियन से याद रखना एलन। ये अगर अभी जिंदा होते ना हमको दौड़ा दौड़ा के मारता। ए प्लान इज ए ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर, किसने कहा था? एलन ने कहा था। ठीक है, अब देखो इसको याद करने का तरीका, जॉर्ज आर टेरी, पूरा नाम है टेरी का जॉर्ज आर टेरी। नियोजन के कितने प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू टेरी? द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। अब देखो जॉर्ज आर टेरी का पूरा नाम है जॉर्ज
जॉर्ज आर टेरी का पूरा नाम है जॉर्ज आर टेरी। तो बताओ कितना वर्ड हुआ? जॉर्ज आर टेरी, 3 वर्ड हुआ। तो इसमें हमेशा एक एक्स्ट्रा जोड़ना, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो ये 4 इन्होंने कहा था नियोजन के कार्य। सर अगर मान लो जॉर्ज आर टेरी की जगह कुंटज एंड ओडेनोल रहता तब क्या करते? तो देखो, कुंटज एन ओ डोनेल, कुंटज एन ओ डोनेल, कितना वर्ड हुआ? 4, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो 4 और 1 कितना हो गया? 4 वर्ड था, 4 में 1 जोड़ दो, तो 4 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया? 5। तो कुंटज एंड ओडेनल के रिगार्डिंग उसने कहा था 5 काम होते हैं। आया समझ में? बता दिए ट्रिक आज। ठीक है, एग्जाम में भूलोगे तो उसका नाम जोड़ लेना, कितना लेटर है उसमें 1 को जोड़ लेना। 98 पे बोल रहा है हम लोगों को सामाजिक वातावरण का उदाहरण है, तो सामाजिक परिवार से मिलके बनता है परिवार संरचना। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट, तो सोसाइटी जो है वो फैमिली से मिलकर के मेरा बनता है। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? मैं स्टार्टिंग में बताए थे, हेनरी फ्योल का जन्म फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन फ्रांस। हेनरी फ्योल का जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। ठीक है, आगे, नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन क्या होता है? नियुक्तिकरण पे व्यय किया गया धन विनियोग होता है। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आज हम लोगों को काम पे रखने के लिए जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोग मेरे लिए काम करेगा, उसी से मेरा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, तो ये मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, बस सारा एमसीक्यू कर लिए, 100 एमसीक्यू हो गया। अगर आप चाहते हो ऐसे ही एमसीक्यू और हो तो बोलोगे तो हम 2 और वीडियो आप लोगों के लिए बना देंगे। नहीं तो इसके अलावे आप लोग क्या करना, इस साल का मॉडल पेपर, पिछले 2-3 सालों का मॉडल पेपर, पिछले 2-3 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, परख जो हम करवाए हैं वो, मॉडल पेपर जो हम करवाए हैं वो, और जो हम एक पीडीएफ आपको ग्रुप में कुछ देर के बाद देंगे टेलीग्राम चैनल पे, राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, वो कर लेना भाई। बस भाई साहब खत्म। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में और कुछ भी नहीं पूछेगा, सारा का सारा एमसीक्यू आपका वहीं से लड़ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कोई भी दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो बेझिझक हमको नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ लेना।